गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम जॉर्ज पंचम की नाक का सारांश समझ चुके हैं। आपको अच्छे से कहानी का पता चल गया है। आज उसके प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। प्रश्नोत्तर में आपको समझाया जाएगा और आप भी बता सकते हैं क्योंकि सारांश आपने अच्छे से समझ लिया है। प्रश्न नंबर 1 क्या है? सरकारी, बोलते रहिए। तंत्र हाँ। तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर नाक लगाने को लेकर जिस मानसिकता या बदहवासी जो चिंता या बदहवासी जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? बताइए। किसकी मानसिकता दिखानी है? किसकी? जोर से बोलो है? हाँ भाई, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती? किसको चिंता हो रही थी नाक लगाने की? जब तक आप प्रश्न नहीं समझोगे उत्तर क्या दोगे? नाक लगाने की चिंता किसको थी? मैम सरकारी तंत्र को। सरकारी तंत्र कहाँ का सरकारी तंत्र? भारत का। क्योंकि जॉर्ज पंचम कहाँ आ रहे थे? भारत आ रहे थे और भारत आने पर जब ऐसी सूचना मिली तो सारा सरकारी तंत्र किसमें लग गया? उसकी तैयारी में लग गया। तो इस प्रश्न में बताया है कि उन भारतीय सरकारी तंत्र की मानसिकता कैसी हमें दिखाई देती है? बताइए। नाक किसने काट लिया? नाक तो वो गश्त लगा रहे थे, इंडिया गेट के सामने थी, पाठ में दिखाया गया है, कोई काट कर ले गया, किसी ने तोड़ दी नाक, उसका पता नहीं चला। तो क्या आएगा इस प्रश्न में? देखो, भारतीय लोग बहुत समय तक किसके अंडर में रहे थे? अंग्रेजों के अंडर में रहे थे, परतंत्र रहे थे, तो उनकी मानसिकता वैसी ही बन गई थी। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि वे लोग उस मानसिकता को, परतंत्रता की भूल नहीं पाए थे। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, दुर्व्यवहार किया, उन लोगों के आने पर वह इतने पागल हो गए कि वह अपना कामकाज छोड़कर उसकी तैयारी में, उसकी आग भगत में लग गए। ये ठीक है, यह प्राहुं में भी कहा गया है अतिथि देवो भव, लेकिन
हमें इतना व्याकुल, इतना चिंतित नहीं होना चाहिए जैसा कि इस कहानी में दिखाया है कि सारे में क्या हो गया, तहलका मच गया, सब काम में जुट गए और सबका मानना था यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। तो यह भारतीयों की परतंत्रता, उनकी गुलामी, उनकी बेबसी, उनकी विवशता, उनकी मजबूरी को दिखाता है। जो हमें सामने आ रही है उनकी मानसिकता, कि उनके मन में अभी तक वही है, अंग्रेज ही बड़े हैं, अंग्रेज ने इतना हमारे पर शासन किया है, तो अंग्रेज लोग जो शासन कर रहे थे हम परतंत्र हैं, ऐसी मानसिकता उनकी रही। इसी डर की वजह से शायद उन्होंने ऐसा तहलका मचा दिया। क्लियर? सबको समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। दूसरा प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? बताइए, बहुत आसान है तो। मैम एलिजाबेथ की वेशभूषा। मैम आपकी किताब में, आपके पास किताब है और मैंने तो प्रश्न निकाल रखे हैं, शुरू में दिया हुआ है जो मैंने अब समझाया भी था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? दर्जी को रानी के लिए वेशभूषा बनानी थी। उसे पता था कि रानी पाकिस्तान, नेपाल, भारत दौरे पर जाएंगी तो वह अलग अलग वेश सूट पहनेंगी। उसकी चिंता का कारण यह था कि जो वो सूट बना रहा था वो, उसका कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? हिंदुस्तान से मंगाया गया था और वो 450 पाउंड का कपड़ा था। तो उसे चिंता थी कहीं यह सूट खराब तो ना हो जाए, यदि रानी को पसंद नहीं आएगा तो वह इतना सारा नुकसान जो होगा उसकी भरपाई भी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, उसके मन में ये चिंता भी थी कि मैं अच्छे से उनका कपड़े सिलूं और पाकिस्तान जाएंगी, नेपाल जाएंगी, अलग अलग तरह की ड्रेस उनके लिए बनाऊं, क्योंकि जो भी देखेगा फिर वो हमारे देश की और जिस दर्जी ने वो सिले हैं कपड़े उसकी प्रशंसा करेंगे। इन सब चिंता में वह दर्जी था। और वास्तव में एक प्रश्न आ गया है इसमें, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? वास्तव में उसकी जो परेशानी थी वो तर्क संगत थी। तर्क संगत का मतलब है स्वाभाविक। क्यों थी बच्चों स्वाभाविक? क्योंकि इतना महंगा कपड़ा और रानी के कपड़े सिलने हैं तो मन में कहीं ना कहीं भय था कि रानी को पसंद नहीं आए तो क्या होगा। डांट तो पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन मैं उसकी भरपाई भी नहीं कर पाऊंगी। तो वास्तव में ये स्वाभाविक था। कर लेंगे आप? नहीं, मैं आपको बच्चों बोलकर लिखवा भी सकती हूँ प्रश्न, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सारांश ठीक से समझा दिया तो शायद आपको प्रश्न भी समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हैं? नहीं? यस मैम। आगे आगे चलें। यस दूसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? बताइए। कल मैंने सारे प्रयत्न बताए थे। हाँ, जोर से बोलो। पूरे दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया, उसकी धूल निकाली गई, सड़कें साफ की गई, और ठीक है, और आगे बोलो, जल्दी जल्दी बोलते रहो। यदि आपने ध्यान से
सारांश सुना था तो आप जरूर बता पाएंगे। क्या क्या तैयारी उन्होंने की, काया पलट कैसे होने लगी। पालम के हवाई अड्डे पर रानी आने वाली थी तो उनके स्वागत की तैयारी वहीं हो रही थी। सब जगह की सज्जा की गई, सफाई की गई, फोटोग्राफरों की एक फौज भी तैयार की गई और जो सड़कों पर झुग्गी झोपड़ियां थी उनको स्थानांतरित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रानी आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने देखा जब उसमें राम मंदिर के स्वागत के लिए गए थे, शिलान्यास के लिए, तो वहाँ कैसा हुआ था? वहाँ पूरा अयोध्या नगरी ऐसी लग रही थी जैसे दीपावली हो रही हो। सड़कें, पुल, सब पर रंगाई, रोगन और देव वाक्य, सीनरी ऐसी लिखी थी। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे थे। तो ये सब एक स्वाभाविक है कि जब कोई आता है, या टेलीविजन में आपने देखा होगा जब वृंदावन में होली खेलने के लिए योगी जी आए थे तो उस समय वृंदावन का जो खूबसूरती थी वास्तव में देखने योग्य थी। हाँ, जब हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो कितनी तैयारी की थी। जगह जगह कौन थे, कार्यक्रम हो रहे थे, जगह जगह बैनर, लाइट सब थी, पिक्चर्स बनी हुई थी नहीं तो हर देश, यदि कोई राजा, वो राजा ही है, प्रधानमंत्री है, अधिकारी हैं, तो आता है तो उसके स्वागत में ऐसे जुट जाते हैं। तो ऐसे ही वहां पर तैयारियां की गई कि सड़कों की धूल साफ की गई, पूरे दिल्ली को नारनीनों की मतलब दुल्हन की तरह सजाया गया। और सबसे बड़ी बात, चिंता का विषय यही था कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी, उसकी चिंता के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। ठीक, समझ में आ गया? आगे चले। यस मैम। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का दौर चल पड़ा है। दो प्रश्न है इसमें। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? बताइए। ये तो सबको ही पता होगा, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के थर्ड पेज पर अधिकतर होता है कि ये फिल्म वाले हैं या कोई नेता है या कोई खिलाड़ी हैं, विशेष उनका विवाह हो रहा है, कितना खर्चा हुआ, कौन सा होटल बुक कराया गया, उनका लहंगा कितने का बना, क्या क्या चला, ऐसा उसमें आता है। तो ये हम सब के लिए अच्छा है या नहीं? आपके क्या विचार है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैम, इससे हमें उन लोगों के बारे में और पता चलता है। अच्छा, और ये होना चाहिए या नहीं, पहले तो ये बताओ। ऐसी चर्चाएं न्यूज़पेपर में, किसी पत्रिका में आनी चाहिए। ये समाचार जन सामान्य युवा पीढ़ी तक पहुंचने चाहिए या नहीं? मैम, पहुंचने चाहिए। पहुंचने चाहिए। उससे क्या लाभ होता है बेटा? अभी आज मानो आपने पढ़ा कि वहां पर उनका विवाह हुआ और वहां पर इतना खर्चा हुआ, इतना महंगा मंडप बना, इतना महंगा उनका कपड़े आए, तो आपके मन में क्या विचार आता है? आप बताइए। मेरे को ध्यान में सीखा, मैंने एक क्लिप और टूट गया क्या ये? बच्चों, आपके मन में तो आप तो बता नहीं रहे, लेकिन मेरी दृष्टि से वो तर्क संगत नहीं है। सामान्य सूचना
दी जाए तर्कसंगत है। यदि इतने बड़ा चढ़ाकर या इतने खर्चे की सूचना दी जाए कि 50 करोड़ रुपए लग गए या 20 करोड़ रुपए लग गए उनके विवाह में, या उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, और जैसे अंबानी ये हैं तो उन्होंने पूरा, मतलब ये देखो जहाज उतारने का भी वहां पर सिस्टम है, सब स्विमिंग है, सब कुछ है, गाड़ी है 3 मंजिल तक जा सकती है, नीचे जा सकती है। तो क्या हम लोगों के मन में ये बात नहीं आएगी कि काश हमारे पास भी इतना पैसा होता तो कुछ तो सुविधा हम जुटा पाते। तो मेरी दृष्टि से तो यह सब सूचना देना आम लोगों के लिए तर्कसंगत नहीं है कि आम लोगों का जीवन अलग होता है। आम लोगों के जीवन से उनके जीवन की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आम लोगों को उनके जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, अपितु जो हमारी युवा पीढ़ी है, कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग नादान भी होते हैं, हर व्यक्ति एक सा नहीं होता। तो उन लोगों के मन में कुछ बात आ सकती है, वो गुमराह हो सकते हैं। तो सूचनाएं तो आनी चाहिए, लेकिन मर्यादा में आनी चाहिए। इतनी अधिक सूचनाएं नहीं आनी चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी गुमराह हो जाए। वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो ये प्रश्न आपके लिए है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। यदि आप ये लिख दोगे अच्छे विचार हैं, होना चाहिए, तो भी कोई प्रश्न काटेगा नहीं, क्योंकि आपके विचार है। उसका आप निर्णय भी तो दोगे, क्यों, कारण भी तो बताओगे। यदि आपने कारण भी सही लिख दिया तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन ये तो हमारी सोच पर है, हमारे समाज की दशा पर है। आपने देखा होगा टेलीविजनों में अधिकतर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो वो शाम के समय जब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं थी, सब बच्चे ऐसे नहीं है, सबके बात नहीं कर रही मैं, लेकिन कितनी बार टेलीविजन दिखाया जाता है कि वो बच्चे जिनकी आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि उनके माता पिता उन्हें उतना पैसा नहीं दे पाते, तो वो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। किसी की चैन खींच ली, किसी की बाइक उठा ली, फोन छीन लिया और उनको बेचकर वो पैसा लेते हैं और फिर वो उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं। मम्मी देखिए इधर आई हूँ। क्या कह रहे हैं बच्चों, समझ में आ गए प्रश्न? अगला प्रश्न है, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? मैंने अभी आपको बताया, आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन की जब शादी, अमिताभ बच्चन के लड़के की जब अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी तो 7 करोड़ या 8 करोड़ रुपया लगा था। 700 करोड़, 7 करोड़ नहीं 700 करोड़, ऐसी उस समय सूचना आई थी न्यूज़पेपर में। तो बताइए, हम लोगों ने तो करोड़ रुपए भी नहीं देखे। हम आम लोगों में से बहुत कम लोग करोड़ रुपए देख पाते हैं, और 700 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो क्या युवा पीढ़ी पर अच्छा प्रभाव पड़ा? सुनकर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरह की पत्रकारिता युवा पीढ़ी को आपस में नहीं करेंगे। अपना माइक ऑफ कर लेंगे, किसी की आवाज आ रही है मुझे। इस तरह की पत्रकारिता युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करती है, क्योंकि आज का युवा उन लोगों से जुड़ा है और ऐसे लोगों की जीवन शैली को अपनाना चाहता है। आजकल तो जो बच्चे हैं वो या तो हीरो को अपना आदर्श मानते हैं या खिलाड़ी को मानते हैं। जब आदर्श मानेंगे तो उनके गुण भी अपनाना चाहेंगे, उनका पहनावा भी अपनाना चाहेंगे, तो क्या होगा? वो मिलेगा नहीं। तो क्या होंगे वो बच्चे? अपनी पटरी से उतर जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए वो न्याय से नहीं, अन्याय से भी धन कमाना चाहेंगे और वे उनके तरह बनने का प्रयास करेंगे।
तो युवा पीढ़ी पर यह अच्छा प्रभाव नहीं है। इससे युवा पीढ़ी की नैतिकता कम होगी, वह पतन की ओर जा सकता है। पतन का मतलब है बच्चों गर्त में जाना, नीचे जाना। क्लियर? यस समझ में आ गया सभी को? अगला प्रश्न कौन पढ़ेगा? पढ़िए। आप अपने घर बैठे हैं, प्रश्न तो पढ़ ही सकते हैं। यस मैम। हाँ, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? जॉर्ज पंचम की लाट कहते लाट हैं की बुद्ध जो नाक खड़ा को। होता है, प्रतिमा। लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? कल मैंने कई बार समझाया था ये प्रश्न, कौन बताएगा? मैम मूर्तिकार ने पहले तो पत्थर ढूंढने की कोशिश करी, फिर वो बिल्कुल उसे सही मिला है। नहीं क्योंकि सबसे पहले आप लिखेंगे कि जब लाट की नाक गायब हो गई, पहरेदार थे, दस्त लग रही थी, और जब सूचना मिली कि एलिजाबेथ दुत्ते आ रही हैं, तो सबको बहुत चिंता हो गई कि लाट पर नाक लगनी चाहिए। उसके लिए मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग में किसको बुलाया गया? मूर्तिकार को बुलाया गया। और मूर्तिकार ने कहा कि मैं ये नाक लगा दूंगा, बस मुझे बता दो कि यह पत्थर कहाँ से मंगाया गया है। जब ये पता नहीं लगा, जब क्लर्क ने सारी फाइलें छान मारी और ये पता नहीं लगा, तो मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? सबसे पहले आपने बताया, बिल्कुल सही था, कि वह पत्थर ढूंढने के लिए पहाड़ गया। ठीक, और दूसरी बच्ची बोलेगी। बिल्कुल सही। क्या बोला है, मैं समझ में आया आपको बच्चों? नो मैम, आवाज ही नहीं आई। भारतीय नेताओं की लाटों की नाकों को टटोला गया। वह दिल्ली से बम्बई, बम्बई से बंगाल, कोलकाता, लखनऊ, उधर से होता होता वापस आया, और सारी नाकों को उसने देखा, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक उन सबसे छोटी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसने फिर सुझाव दिया कि सन 42 में जो शहीद हुए हैं बच्चे, उन बच्चों की नाक शायद उनकी नाक से फिट बैठ जाए। तो उन बच्चों की नाक को भी देखा गया, लेकिन वो नाक भी सही नहीं बैठी। उसके बाद क्या प्रयत्न किए? उसके बाद मूर्तिकार ने सुझाव दिया, 40 करोड़ जनता में से एक व्यक्ति की, जिंदा व्यक्ति की नाक यदि लगा दी जाए तो वह फिट बैठ सकती है। और बाद में क्या हुआ बताइए? मैं वो फिट बैठ गई। इसमें दिखाया, व्यंग में बताया गया है। उसने तो कह दिया कि आज नाक लग गई जॉर्ज पंचम की, जो कतई पत्थर की नहीं लगती। ऐसा उसमें प्रयास किया गया, और उस दिन सारे अखबार चुप रहे। ठीक है? अब ये बताइए, जिंदा नाक पत्थर पे लग सकती है क्या? नहीं लग सकती ना। लेकिन उसने कहा कि नाक लग गई, कतई पत्थर की नहीं है। ये व्यंग में कहा गया है। हम लोगों की मानसिकता दिखाई गई है कि एक अतिथि के आने के कारण वह इतने पागल हो गए, इतने चिंतित हो गए कि वह अपने रोजमर्रा के काम भूल गए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मानवीय कार्य है, इतना भी भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यंग में कहा। क्लियर? प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं, जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं,
सब कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में ऐसे कथन भी बताइए। जैसे बुढ़ापे की धूल क्या हो गई, साफ हो गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, ये भी ऐसी कथन है। शंख कहाँ बजता था, इंग्लैंड में, और गूंज कहाँ आती थी, हिंदुस्तान में। ये किसने दिया है? शंख बजता था इंग्लैंड में और गूंज आती थी कहाँ, हिंदुस्तान में हो रही थी। दिल्ली में सब कुछ था, बस क्या नहीं थी, नाक नहीं थी। और क्या कहा, इनकी नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक कट जाएगी, हमारी भी नाक नहीं रहेगी। ये सब ऐसे कथन हैं जो करारी चोट करते हैं व्यवस्था पर, व्यंग्यात्मक। और में क्या कहा उन्होंने, सरकारी अधिकारी जब उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि भारत में तो पत्थर मिला नहीं, ये तो विदेशी पत्थर है। तो उसने क्या कहा, विदेश के तो हम सब कुछ अपना चुके हैं, खान पान जीवन शैली, तो वही पत्थर क्यों नहीं मिलेगा, दिल दिमाग तौर तरीके रहन से, तो पत्थर भी मिलना चाहिए। ये सब पंक्तियां उसमें आ जाएंगी। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। द्योतक मतलब प्रतीक। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है। देखो बच्चों, नाक मान सम्मान का द्योतक है, यह पाठ में प्रारंभ से लेकर अंत तक अड़ती तो है यूं ही हमारे सामने आई है। और इस शीर्षक के द्वारा वह व्यंग की ओर संकेत कर रहे हैं। व्यंग है ये, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक लगाए जाने के लिए न जाने कितने आंदोलनों का जिक्र हुआ, और इसी व्यंग की ओर था। वह जिक्र भी इसी व्यंग की ओर संकेत करता है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ लाट के माध्यम से एलिजाबेथ का स्वागत हो रहा है। एलिजाबेथ आई हैं और लाट पर नाक नहीं है, तो उससे जो उत्पन्न परेशानी है, भारतीयों का यह मानना कि लाट पर नाक नहीं लगेगी तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी, यह बात भी उसी ओर संकेत करती है कि नाक हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है। 40 करोड़ जनता में से एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगा देना और यह सुझाव मान लेना भी हमारी इस व्यंग की ओर ही संकेत करता है कि हम क्या मानते हैं, नाक को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक इस पाठ में नाक को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक माना गया है, और यह एक व्यंग की ओर ही संकेत है। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक की ओर संकेत करता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब यहाँ के बच्चे की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, नेताओं की नाक तो बड़ी है ही, बच्चों की, तो इसका मतलब यह है, लेखक संकेत कर रहा है कि चाहे हमारी मानसिकता कितनी खराब हो गई, चाहे हम अभी अपने को परतंत्र ही मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में अंग्रेजों से अधिक बड़ी हमारी मान्यताएं हैं। हम अंग्रेजों से बड़े हैं, यहाँ तक कि हमारे संस्कार अंग्रेजों से ज्यादा हैं, यहाँ तक कि हमारे बच्चों की नाक भी बड़ी है, तो हमारे बच्चे मानो जॉर्ज पंचम से भी बड़े हैं, उनके भारत के बच्चों का मान सम्मान भी उनसे अधिक है। इसलिए वो संकेत कर रहा है, नाक प्रतिष्ठा का सूचक है, ठीक है, और बच्चे की प्रतिष्ठा किससे बड़ी हो गई, जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, तो क्या हो गया, जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से ज्यादा हमारे यहाँ के
बच्चों की प्रतिष्ठा है। जो भारत का बच्चा बच्चा है वो क्या करता है, वो भी शहीद हो सकता है, अपने देश के लिए जा सकता है, अपने को बलिदान दे सकता है, इसकी ओर संकेत है। ठीक है बच्चों।